वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा 10,792 मार्शल की रोजी और रोटी का जो सवाल है इन लोगों की, उसको लेकर के जिस तरीके से इन लोगों को अंधेरे और यूं कहें कि अंधकार में रखा। और अगर उनको सिविल डिफेंस से चिढ़ है कि सिविल डिफेंस जहाँ आएगा वहाँ केजरीवाल का नाम आएगा, आप इनको एलजी फोर्स के नाम पे रखो, आप इनको LR दो, क्योंकि 8 महीने से इनमें से 90% लोग हैं जिनका अपना घर भी नहीं है, किराए का पैसा नहीं है इन लोगों के पास, खाने का पैसा नहीं है, इनके घर में राशन नहीं है। तो इनको इनकी ये सब एलजी साहब और सीएम साहब को बताएगा कि कैसे आप गरीबों के हकों को मारोगे तो फिर भगवान का डंडा चलेगा। देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक रोजगार के मुद्दे के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। क्यों? क्योंकि हम विदुरी सर के पास गए, विदुरी सर ऐसे करके बोलते हुए, तुमने तो दिल्ली सरकार को वोट दिया है, अरे तुमने हमें वोट बैंक सरकार तक पहुँचाना आए होता है यूट्यूब पे हमारा ये पहुँच जाए और कोई नेता एसी रूम में बैठा हुए तो देखे, अपना मनोरंजन करे हमारी बात देख के, क्योंकि वो तो मनोरंजन ही करेगा। मुझे लगता है हमारी बात देख के, हमारा दुख देख के उनका मनोरंजन ही होएगा कि 50 डिग्री में कैसे बैठे हम यहाँ पर रो रहे हैं, अपना दुख दर्द कह रहे हैं। मेरे घर में भाई साहब खाने को रोटी नहीं है, 15 किलो गेहूँ मिलता मुझे बड़ी मुश्किल से, अड़ोसी पड़ोसी पैसे लेकर उसको पिसवाता हूँ मैं। मेरा बेटा रोटी के लिए बोला, पापा दूसरी रोटी खानी, मैंने नहीं, एक रोटी मिलेगी सिर्फ तुझे। किसको कहे भला दर्द, कोई नहीं सुनता। भारत सरकार है, धरती माता, तू ही हमारी सुन ले। एलजी साहब, सीएम साहब, अब बहन भाइयों की सुन लो, 8 महीने हो गए। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हां, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार हम लोगों ने 7 से 8 महीने अपने वीडियो के माध्यम से डीटीसी जो बस के जो मार्शल हैं उन लोगों की लगातार आवाज उठाते हुए आए हैं और आज फिर एक बारी राजघाट पर पहुंचे हैं और उन्हीं की आवाज को लेकर के आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर में सरकारें जो दोनों थीं, लेकिन दोनों ने किस तरीके से इन लोगों को अपने सिर्फ चुनावी नतीजों के लिए और चुनावी जो माहौल बनाने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करने के बाद में बात जो जैसी करी कि हम लोग आप लोग हमारे साथ मिल जाइए ताकि हम आप लोगों की नौकरी जो है वो बहाल कर सकें। और जहां 10,792 मार्शल की रोजी और रोटी का जो सवाल है इन लोगों की, उसको लेकर के जिस तरीके से इन लोगों को अंधेरे और यूं कहें कि अंधकार में रखा अपनी निजी उन स्वार्थों की वजह से, जिसकी वजह से लोग आज जो अलग अलग राज्यों से जो लोग चल करके आते हैं दिल्ली के अंदर में रोजी रोटी पाने के लिए, अपने रोजगार को करने के लिए, वहीं लगी लगाई नौकरियों को इन लोगों ने किस तरीके से बर्खास्त करा। और आज इस बात को 8 महीने होने के बाद में भी, धरना और प्रदर्शन करने के बाद में भी इन लोगों की जो है नौकरी नहीं मिली। और आखिर में इसका कारण क्या है, एक बारी हम लोग इन लोगों के साथ में जुड़ते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं और लगातार इन्होंने 8 महीने से भी संघर्ष किया इन लोगों के साथ में। एक बारी हम लोग इनके साथ में जुड़ते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एलजी साहब इनकी सुध लें। एलजी साहब के अगर अफसर उतने टैलेंटेड नहीं है, उनको नहीं पता किस पॉलिसी से इनको लेना है। और अगर उनको सिविल डिफेंस से चिढ़ है कि सिविल डिफेंस जहाँ आएगा वहाँ केजरीवाल का नाम आएगा, आप इनको एलजी फोर्स के नाम पे रखो, आप इनको एलजी सिविल डिफेंस के नाम पे रखो, बट इन 10,792 लोगों को रोजगार दो, क्योंकि 8 महीने से इनमें से 90% लोग हैं जिनका अपना घर भी नहीं है, किराए का पैसा नहीं है इन लोगों के पास, खाने का पैसा नहीं है, इनके घर में राशन नहीं है। तो इनको इनकी सुध ले सरकार। और दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी को जो जीते हुए हैं, आप जो है जीतने से पहले इन लोगों के बीच में आए नहीं, बट आपने अपने अपने मन से कहा कि जब हम जीतेंगे तो हम आपके बारे में सोचेंगे। तो मैं अब दिल्ली के उन 7 चुने हुए सांसदों को, बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कहूंगा कि आप लोग जो है इन लोगों के साथ खड़े होइए और अगर एलजी चाहे तो 10 मिनट में उसकी कलम की ताकत से इन लोगों को रोजगार मिल सकता है। और हम बीजेपी से और एलजी से यही कहेंगे कि अगर आप आने वाले वक्त में इनके रोजगार का सुध नहीं लेते तो हम सड़कों पे आएंगे। ये 10,792 लोग जो है वो सड़कों पे आएंगे और मैं इनके साथ खड़ा हूँ।
अभी जिस तरीके से जो चुनाव गए हैं लोकसभा के, अगर इस लोकसभा के अंदर में जिस तरीके से आज मार्शलों को यूज किया गया, नौकरी देने का वादा किया गया, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? और आने वाला जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्या फिर इस तरीके से ही इनको यूज किया जाएगा और ये इसी तरीके से क्या धरने पे बैठे रहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब हफ्ते 10 दिन के बाद भी इन्हें धरने पे बैठना पड़ता है तो मुझे लगता है फिर भगवान जो है ना वही ये सब एलजी साहब और सीएम साहब को बताएगा कि कैसे आप गरीबों के हकों को मारोगे, तो फिर भगवान का डंडा चलेगा। आप मुझे बताइए 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक ये गरीब लोग बैठे हुए हैं, 8 महीने से बैठे हैं। आपने कहा चुनाव चुनाव, चलो चुनाव निकल गया, तो आप क्या इनको चुनावी, आपके लिए चुनावी मुद्दा है? अगर चुनावी मुद्दा भी है तो अब तो 7 सीटें आ गई ना, अब दीजिए इनको रोजगार। कहाँ गए एलजी साहब, कहां गए वीरेंद्र सचदेवा, कहां गए 7 सांसद? इनको रोजगार दें। और दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली सरकार नहीं चल रही है। आतिशी जी, गहलोत साहब, संजय सिंह, ये सब साथ में आए, एलजी और दिल्ली सरकार साथ में आए और इन 10,792 लोगों के लिए कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएं और इनको रोजगार दें। बस यही हमारी आवाज है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। जोरदार तालियां हैं सब इनके लिए, सर के लिए। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? सर संदीप भारद्वाज। संदीप भारद्वाज जी, 8 महीने से लगातार आप लोगों के जो धरना और प्रदर्शन चले, आप लोगों ने कई जगह पे घेराव भी किया और लगातार सीएम हाउस पे भी आप लोग बने रहे, लेकिन उसके बावजूद में भी अगर इतने समय निकलने के बाद में भारत जैसी राजधानी दिल्ली के अंदर में भी रोजगार के लिए अगर लड़ना पड़ रहा है, तो आखिर में सरकारों को क्या कहेंगे आप? सर ये जो दोनों सरकारें हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, हम दोनों से यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने सिर्फ इन मार्शलों का यूज किया है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति का शिकार है, क्योंकि 8 महीने हो गए और इस दोनों सरकारों के लिए शर्म की बात है ये कि 8 महीने से गर्मी, सर्दी, ओलावृष्टि भी हुई है, सारी चीज हुई है, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। ये वोट तो करते भी 200 की नीतियों की, एक बार इलेक्शन हो जाएगा हम जीत जाएंगे, फिर देश में ये नीति लेके आएंगे। क्या वो ये नहीं सोचते जैसे अमेरिका में है, अगर अमेरिका में एक आदमी अगर बेरोजगार है तो वहाँ की सरकार के लिए जिम्मेदारी है उसकी, क्या यहाँ पे नहीं है वो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की? अभी 7 सांसदों के पास गए थे हम और 62 MLA जो दिल्ली सरकार के थे उनके पास भी गए थे, उनको लेटर भी दिए थे। उन्होंने हमारे को कहा आपका प्रस्ताव रखा, विधानसभा में प्रस्ताव पारित भी हुआ, ना तो आज तक उस प्रस्ताव का पता है, ना जो ये इलेक्शन जीते हैं इन एमपीओ का पता है। जब तो हमारे को ये बोला गया था एक बार इलेक्शन जीत जाए फिर अगले ही दिन आपका काम है, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार और ना ये बीजेपी सरकार। अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, क्या इनको नहीं पता? 8 महीने से हम लगातार धरने बैठे हुए हैं, क्या हमारे बारे में इनको नहीं सोचना चाहिए सरकार को? क्या नीति बनाएंगे ये? मुझे तो लगता नहीं है। 8 महीने भी अगर हो गए, लेकिन अभी भी अगर यूं देखा जाए तो लोगों के मन में ये बन रहा है कि जब 8 महीने गुजर सकते हैं तो 8 महीने और भी गुजर जाएंगे और 2025 भी आ जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि फिर 2025 के अंदर में भी जिस तरीके से अगर मुद्दे की अगर बात करी जाए तो मुद्दा तो रोजगार का तो है ही है, इसमें भी रहा और उसमें भी रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में भी रोजगार लोगों के पास में नहीं है और रोजगार देने में असक्षम दोनों सरकारें साबित हो रही हैं। बताइए इसके सर, मुद्दे के लिए तो सरकारें बात ही नहीं कर रही हैं। आज तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक रोजगार के मुद्दे के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। क्यों? क्योंकि पेट में दर्द हो जाता है इनके मुद्दे का नाम लेते हैं ना, बेरोजगारी का नाम लेते हैं, अंधभक्ति करवा लो इनसे कितनी है, झूठ बोलवा लो राम के नाम से, हम राम को अरे राम तो सब को लेके आए हैं, ठीक है। अभी बीजेपी इलेक्शन जीती है, 7 सीटें दिल्ली में आई हैं, क्या उसमें इनका योगदान नहीं है? क्या सभी ने वोट नहीं किया? उसमें सिर्फ टैग लगा दिया केजरीवाल फौज है। अरे हमें केजरीवाल से क्या मतलब है? हमारा कोई माई बाप थोड़ी है केजरीवाल। हमारे को नौकरी थी, हम लोगों ने कोरोना काल में आप लोगों ने देखा है, कोई भी इस देश पे ऐसी आपत्ति आ जाती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें साथ दिया है। सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले हम। क्या दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को नहीं पता है क्या? सिर्फ ये नहीं है, इनका यूज किया और टैग लगा दिया ये तो केजरीवाल की फोर्स है। हम सचदेवा जी के पास भी गए थे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास भी गए थे, एलजी साहब के पास भी गए हैं, उसमें पूरी मीडिया माध्यम है, सीएम साहब के पास ही प्रोटेस्ट करने गए हैं।
ये बता दिया अभी इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता लगा दी गई है। अब तो आचार संहिता भी नहीं है, अब कहाँ गई वो सरकार? अब तो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? एक बार कट कर दीजिएगा, दोबारा ले लीजिए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार राय है मेरा। क्या विचार लगता है आपको कि जिस तरीके से 8 महीने गुजर चुके हैं और लगातार जो है मुद्दों के ऊपर में बात ना करके कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति का आप लोग भी शिकार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर देखिए, राजनीतिक पार्टी है, ये शुरू से राजनीति करते हैं, लेकिन रोजगार और रोटी पे राजनीति करना इतनी घिनौनी है। जिस लोकतंत्र और जनतंत्र ने आपको कुर्सी दिया, क्या ये लोकतंत्र और जनतंत्र से दूर है क्या? इन्होंने कोरोना काल में पीएम मोदी जी ने इनको बधाई दिया था कि आप लोग फर्स्ट लाइन वर्कर हैं। आज क्या उनको बोलना, आज इनको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। फिर ये लोग को सोचना चाहिए। मानसिकता क्या लगती है आपको? मानसिकता तो ये लोग का राजनीति का है, लेकिन अब जो हम लोगों का ऐसी गंदी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये लोग को रोजगार और रोटी पे बात करनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक ये बच्चों का जो आज का जो विचार है धरने के स्थान से, अगर 22 से पहले ये लोग निर्णय नहीं लेते हैं तो ये तांडव रूप में उतरेंगे। तारीख तो बहुत सारी आई है। नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं ये सिविल डिफेंस 22 से पहले अगर दोनों सरकारें और एलजी त्रिकोणीय मुकाबला जो है, अगर ये लोग 22 से पहले निर्धारित पीसी करके नहीं देते हैं तो जो तांडव होगा ये तीनों लोग ही इसके जिम्मेदार होंगे। उसके बाद में फिर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? हल्ला बोल होगा, हल्ला बोल होगा, अल्लाह बोल। और हमारे साथ में प्रियंका मार्शल हैं जो कि लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं राजघाट पर। हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार आप लोग 8 महीने से, सवाल यही रहेगा अब, क्योंकि हर किसी की एक भावना है जो निकल करके जाए। आज हमें ये नहीं दिखाना है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो इन लोगों के साथ में 8 महीने के अंदर में गुजरा है, वो शायद वो सत्ताधारी जो सीट पर बैठते हैं, जो कुर्सियों पर बैठते हैं, अपना ही घर भरते हैं, मगर वही जनता जो है वो बिलख करके रोने को मजबूर है। आज वो सी मजबूरी और बिलखता को दिखाने के लिए हम लोग इस वीडियो को दिखाएंगे और चलाएंगे, ताकि उन लोगों को भी इस बात का पता लग सके कि आखिर में जिस जनता के लिए और जिस जनता ने हमें उस राजगद्दी और सिंहासन पर बैठाया, मगर हमने उनको क्या दिया, आज आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से भी सुनने को मिलेगा। प्रियंका जी क्या कहेंगे? 8 महीने से लगातार आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और घर की स्थितियां सभी की जो है इस समय दुर्लभ एक तस्वीर नजर आती है कि हमारे भारत जैसी राजधानी दिल्ली के अंदर में हर एक व्यक्ति जो रोजगार के लिए तरस रहा है, उसके घर की स्थिति जो है वो कैसी होगी, इसको मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं और इस वीडियो के अंदर में उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि सिर्फ एक हमारा ही घर नहीं, हमारे घर के अंदर में वो जनता भी है जिन्होंने वोट दिया है। आज उनके वोट का अधिकार भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ आपको और आपके चैनल को सबसे कहते हैं ना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कहते हैं ना, जहाँ तक वो जो बड़े बड़े मीडिया कहते हैं जनता जनार्दन के, है ना, वो जनता जनार्दन नहीं, राजतंत्र जनार्दन है वो, ठीक है। उनको वहाँ से मतलब उनका घर चलता, आजीविका का साधन बन चुका, लेकिन हमारे से तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, तो वो क्यों आएंगे? तो हमें मीडिया में भी नहीं छाना, हमें कहीं नहीं आना, बस इस चीज़ के लिए है कि हमारी आवाज़ माध्यम बनी और वो माध्यम कहीं ना कहीं पहुँची और पहुंचेगी जरूर। ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीजें वो अभी नहीं इस समय जो है मेन सर, इस टाइम पे आपने बोला कि घर की सिचुएशन क्या ही बताए। घर की सिचुएशन से तो अगर इनके सामने अगर कहते हैं ना पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है ना कि इनके घर के खुद का आदमी मर जाए ना फिर भी इनको दया नहीं आएगी। वो तो हम आम जनता है ना। 5 साल के लिए अब नौकरी मिली है पीएम को, है ना, प्राइम मिनिस्टर की नौकरी 5 साल के लिए लिया है। कितने की उम्र है? रिटायरमेंट से ऊपर हो चुके, घर बैठ के क्या उनको वो नहीं लिया गया, पेंशन नहीं लिया गया? गवर्नमेंट का तो यही है 5 साल की नौकरी, उसके बाद फिर पेंशन मिलती रहती है। हारने के बाद भी तो पेंशन मिलता है, वो क्यों नहीं लिया इन्होंने? युवा वर्ग नहीं आ सकते थे इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो हमारे देश की इतनी कहते ना
पॉलिटिक्स में भी इतनी राजनीतिक गंदी कर रखी है कि युवा वर्ग का तो कोई नाम ही निशान नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि युवाओं से अगर स्टार्ट होगा ना तो वो बुजुर्ग तक की सोचेगा, क्योंकि उसको उस वर्ग में भी प्रवेश लेना है। लेकिन बुजुर्ग का तो ये पता है कि वो अंत है उसका, अब उसको पीछे नहीं जाना, अब उसका अंत है। तो जितना बटोर सको बटोरो। और युवाओं का ये होता है कि जहां तक आप फैलाओगे वहां तक उस संसाधन को आप आगे के लिए समेट पाओगे। तो अब इनको किस चीज का डर है? क्या ये हमारे लिए आज भी अगर रोजगार की बात करें तो भी हम माने कि हमने प्राइम मिनिस्टर सही चुना है? क्या दिल्ली गवर्नमेंट को तो इसने सीधा उखाड़ के फेंक दिया है जेल के अंदर। भ्रष्टाचारी कौन सा नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी नहीं है। क्या कहते हैं कि पैसे नहीं थे देने को। हमने सीएम से पूछा, लेडीज यही सर थे चौरसिया सर जो बोल रहे थे कि सीएम और एलजी के बीच में ये बात हुई कि एलजी साहब ने ये बोला लेडीज सीट फ्री हटाओ या फिर मार्शल हटाओ। एक बात बताओ सर, लेडीज और मार्शल में पैसे का क्या कंपैरिजन? पैसे क्या एलजी के पैसे कटते थे सैलरी में से या सीएम के कटते थे या फिर किसी वर्कर के काट के फिर जाके उनमें लगा रहे हैं? सारे तो जनता के पैसे जनता में ही जा रहा है। ठीक है, अब उन्होंने अगर मान लो प्रस्ताव भी भेजा तो क्या एलजी इतना निर्दय बैठा था? जो कि होम गार्ड भी तो वहाँ पे लगे हुए हैं मार्शल में ही, एक्स सर्विसमैन है वो भी मार्शल में है, तो उनको वो नहीं दिखा, डीसीडी मार्शल दिख गया। अब ये सर क्या कह रहे हैं कि मार्शल को तुम डीसीडी को एलजी से ये अनुरोध करूंगा कि एलजी वो ये कोई वो पॉलिटिक्स तो हम है ही नहीं, लेकिन ये एलजी का टैग का किस बात की बात कर रहे हैं? क्या एलजी का टैग क्या डीसीडी किसी के अधीन है किसी का अधीन तो दिखा दो। भारत के अधीन हो सकता है, वो हिंदुस्तान के अधीन हो सकता है, लेकिन किसी आदमी और किसी पद के अधीन नहीं है। वो निजी में नहीं हो सकता। एलजी का भी पद दिया गया है, वो भी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब तक जिएगा तब तक नौकरी करेगा, अपने घर की आजीविका चलाएगा, इसलिए नौकरी दी गई है ताकि काम करके आजीविका चलाए। उसी आजीविका को चलाने के लिए ही तो आप लोगों को भी उस समय ट्रेनिंग करवा करके आप लोगों को मार्शल की, तो मैं कह रही हूँ उसकी आजीविका वो दोषी नहीं है। एलजी को हम भी दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि एलजी साहब भी कहते हैं ना अधिकारी बनना बहुत कहते हैं ना कनिष्ठ जो बोलते हैं बहुत ज्यादा क्लिष्ट वर्क होता है, बहुत ज्यादा कठिन वर्क होता है, कठिन रास्ता पार करते हैं, बहुत सारे संघर्ष करते हैं। उनको भी पता है ये संघर्ष कैसा होता है, वो भी कोई बड़े घर से पैदा नहीं हुए हैं, उनको भी पता है कि गरीबी कैसी होती है, ये चीज वो भी जानते होंगे। मेन है केंद्र का सरकार जो कि सत्ता के अधीन बैठ के केंद्र में बैठ के अपने राजस्व इस तरीके से, वो भी देश की राजधानी दिल्ली। ये तो सोचो किसी भी राज्य में आपने सुना है कि दिल्ली सिविल डिफेंस को हटा दिया गया है? सिविल डिफेंस तो हर जगह है, वो दिल्ली के अंदर इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? अपनी पार्टी चाहता है तो अपनी पार्टी को अपने काम के माध्यम से जोड़ो। अगर उनकी पार्टी अगर आज हमारे को नौकरी देती है, हम तो कहते हैं जिंदगी भर गुणगान करेंगे। आज ये कितनी बड़ी बड़ी बात है। हम विदुरी सर के पास गए, विदुरी सर ऐसे करके बोलते हुए, तुमने तो दिल्ली सरकार को वोट दिया है, अरे तुमने हमें वोट बैंक समझ लिया? ये बताओ, आज 5 साल की नौकरी ले ली, अब बोलो ना तुम दिल्ली की जनता को कि तुमने हमें वोट क्यों दिया? उनको दिया, वो तो उसने बोल दिया कि नौकरी वही देगा, लेकिन आज तुमने वोट लेके वो हमारी से नौकरी लिया है, वो बोलो ना कि इसके प्रति जो काम है वो क्यों नहीं कर रहा? तो अनुयायी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार से भी ये अपील है कि नौकरी जल्द से जल्द दो, ताकि 2025 क्या आपका 5 साल बाद भी एक पद और लेनी हो तो वो ले सको, और नहीं तो बीच में भी पद खाली हो जाए वो भी कुछ भरोसा नहीं है। ये सच्चाई है। हमारे साथ में मार्शल राजेश जी हैं और एक बारी हम लोग इनके साथ में जुड़ते हैं और इनकी भावनाओं के साथ में जुड़ते हैं ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुंच सके कि ये लोग किस तरीके से अपनी भावनाओं को आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों की बातें नहीं सुनी गई। ना ही जो दोनों सरकारों में से अब की बार एक सरकार बन भी चुकी है, केंद्र के अंदर में जो पहले थी वो अभी फिर दोबारा से बन चुकी है, बहुमत से बनी है या यूं कहीं गठबंधन से बनी है, लेकिन सरकार तो बनी है। अब इनकी बातें कौन सुनेगा और इन लोगों की जो परेशानियां हैं ये बातें अब कौन सुनेगा? जिन लोगों की ये परेशानियां हैं, लगातार इन लोगों ने 8 महीने से अपनी परेशानियों को हर वीडियो के माध्यम से बताया। एक बारी फिर हम लोग इनसे जुड़ते हैं। राजेश जी, आप लोगों ने 8 महीने से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद में भी क्या आप नौकरी मिलेगी या सिर्फ एक आश्वासन ही मिलेगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, इसे कहते हैं इंसानियत। आपने इंसानियत दिखाई है, जो हमारे बीच में हमारा हाल चाल पूछना आए हो, जानना आए हो, हमारा दुख दर्द शेयर करना आए हो। ये तो आज तक धरने पर कोई नहीं आया, नेता वेता
आप सिर्फ पहले आदमी जो हमारे धरने पे आए और हमारा दुख दर्द जानने के लिए आए, 50 डिग्री टेम्परेचर में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला आपको, मगर फिर भी आप इंसानियत के नाते हमारा इंटरव्यू लेना है, हमारा दुख दर्द सरकार तक पहुँचाना आए हो। होता है यूट्यूब पे हमारा ये पहुँच जाए और कोई नेता AC रूम में बैठा हुए तो देखे, अपना मनोरंजन करे हमारी बात देख के, क्योंकि वो तो मनोरंजन ही करेगा। मुझे लगता है हमारी बात देख के, हमारा दुख देख के उनका मनोरंजन ही होएगा कि 50 डिग्री में कैसे बैठे हम यहाँ पर रो रहे हैं, अपना दुख दर्द कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय केजरीवाल जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ, जो दिल्ली के CM हैं। फिर LG साहब के विनय कुमार सक्सेना जी के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ। उन IAS ऑफिसर को सिर चरणों प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे को नौकरी से निकलवाया। यहाँ पर आपके पास मैं पूछना चाहता हूँ इन सब चारों पाँचों नेताओं से, LG साहब से और CM साहब से और IAS ऑफिसरों से, आपके पास 2 रास्ते थे, एक उत्थान का और एक पतन का। उत्थान के रास्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ, फूल खिले हुए हैं, खुशियाँ हैं, बच्चों की फीस जमा बड़े आराम से हो सकती थी, भरपेट खाना खा सकते थे हम, देश सेवा अच्छी तरीके से कर सकते थे हम। दूसरा रास्ता पतन का था, जिसमें बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी ये सब था। मगर आपने हमारे लिए कौन सा रास्ता चुना? पतन का रास्ता चुना हमने हमारे लिए। हमें 8 महीने से बेरोजगार हो गए हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे घर में भाई साहब खाने को रोटी नहीं है, 15 किलो गेहूँ मिलता है मुझे, बड़ी मुश्किल से अड़ोसी पड़ोसी पैसे लेकर उसे पिसवाता हूँ मैं। मेरा बेटा रोटी के लिए बोला, पापा दूसरी रोटी खानी, मैंने नहीं, 1 रोटी मिलेगी सिर्फ तुझे। जब मैं इतना बड़ा होकर 1 रोटी खा रहा हूँ, मेरी बीवी 1 रोटी खा रही है, बेटा तुझे भी 1 रोटी मिलेगी, तेरी दादी 1 रोटी खा रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी रोटी में शाम के लिए बचा के रखनी है। ये स्थिति मेरी आ चुकी है। आलू, प्याज, भाई साहब बैगन, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, इसे देखे हुए मुझे जमाना हो गया है। इसका स्वाद तो मेरे घर वाले मुझे लगता है भूल गए होंगे, इसका स्वाद हमें नहीं पता कैसा होता है। अचार से रोटी खा रहे हैं इस वक्त हम, किसको अपना दुख दर्द कहें हम? CM साहब से कहना चाहता हूँ, CM साहब आज जेल में बैठे हो, आप देख रहे होंगे, आप हमारी बात समझ रहे होंगे, मेरी बात समझ रहे होंगे हम पे क्या बीत रही है, कैसे कैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने घर का राशन कैसे हम चला रहे हैं। ये तो शुक्र है मोदी जी का, जो 15 किलो मुझे गेहूँ दे दिया तो मेरे घर का राशन चल रहा है। सिर्फ सब्जी को तो मैं भूल ही गया हूँ मैं। अब उन्हीं मोदी जी से आप अपने रोजगार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मोदी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, देखो सबको रोजगार मिल गया, 543 या 44 MP हैं, दिल्ली में 7 MP हैं, और उन्होंने सबने कितना संघर्ष करा है अपने रोजगार के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए। सभाएं करी हैं 50 डिग्री 52 डिग्री में टेम्परेचर, सभाएं करी हैं, किसी को बुरा कहा है, किसी को भला कहा है, जनता के साथ हाथ जोड़े हैं, भाई साहब मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। अब आप जीत गए हो, आपको क्या मिलेगा? 2.5-3 लाख रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी, एक कार मिलेगी सरकारी, एक ड्राइवर मिलेगा, एक नौकर मिलेगा, आपको 2 गार्ड मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे जिनकी तनख्वाह बड़ी अच्छी होगी सरकारी। और आपको कैसी सुविधाएं मिलेंगी? आपको टेलीफोन का, बिजली का बिल, बहुत सब कुछ मिलेगा। आपको क्या मिला इन दोनों सरकारों के बीच? हमें क्या मिला? सिर्फ भूखमरी मिली है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता, इसमें अपनी वाणी को विराम देता हूँ बस मैं। धन्यवाद। दर्द है बयां करते हैं, दर्द है बयां करते हैं, जुबा देखते हैं, बात सुनते हैं लोगों की, कानों से बात कहते हैं। अगर बात कहे लोगों की तो सुनने वाले उनके कान के अंदर के जो पर्दे हैं ना, वो भी आप लोगों के जो है वो फट जाएंगे, क्योंकि ये दर्द है जो जुबा से बयां होती है। आखिर में आप लोग क्यों नहीं समझते इन सब बातों को? आखिर में एक बेरोजगार की आवाज और एक बेरोजगार की बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? आज सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता के लालच के अंदर में आप लोगों ने उन लोगों को हटा दिया, उन लोगों को बिखरा दिया जो लोग कभी आप लोगों के साथ में खड़े होकर के एक माला का रूप धरते थे। और आप लोग जब माला वो पहनते थे तो शायद आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हिम्मत और जागृति मिलती थी कि हम लोग कहीं ना कहीं उस माले के अंदर पिरोए हैं। ये दर्द है, देख लीजिए, समझ सकते हैं। जहां तिरंगा है उसी के नीचे इस तरीके से आज बिलक बिलक करके लोग रोते हैं, बिलक बिलक करके रोजगार जो है वो अपना मांगते हैं कि आखिर में कब तक हमें रोजगार मिलेगा। दर्द है ये। किसको कहे अपना दर्द, कोई नहीं सुनता। भारत सरकार है, धरती माता, तू ही हमारी सुन ले। LG साहब, CM साहब, हम बहन भाइयों की सुन लो। 8 महीने हो गए,
खाना नहीं खाया ढंग से हमने। किससे कहे अपना दुख हमें? मोदी जी आप राम को लाए हो, हमारी भूख भी मिटा दो, आप हमें भी कहीं रोजगार दिला दो। एलजी साहब को बोल दो हम आपके बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं। हे भगवान हमारा दुख सुन लो, मेरे बहन भाइयों को नौकरी दे दो। कितने बहन भाई भूखे मर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया। कैसे होता है ब्रेन हेमरेज मैं जान सकता हूँ, मेरे दिल पे क्या बीतती है। मेरे दिल दिमाग में दर्द होता है, मैं जान सकता हूँ उनका दर्द क्या होता है। मेरे दिल में दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ हार्ट अटैक क्या होता है। बहन पानी कैसे पीऊँ, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं कैसे अपना दुख कहूँ। ये निर्दयी हो गई है सरकार।